पैदा वो बात कर कि तुझे रोए दूसरे, रोना खुद अपने हाल पे ये जार जार क्या। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा और शांति का पैगाम देने वाला भारत मोदी सरकार के कारण जंग में फंस गया है। और जंग भी ऐसी जो हमारी धरती पर नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन उसका खामियाजा फिर भी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस को महंगी दरों पर आयात करता है, आप जानते हैं। जनता भी ऊंची कीमतों पर तेल और गैस खरीदती है, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन मोदी सरकार को शायद आम जनता के इस गुजारे से भी तकलीफ है, तभी तो वो देश को बिना बात जंग की आग में धकेल दिया। और खुद की बात यह है कि मोदी बता भी नहीं रहे हैं कि आखिर उन्होंने समय रहते जनता को बचाने के कदम क्यों नहीं उठाए। इस समय भी मोदी सरकार पूरी की पूरी बात जो है, अगर मोदी की जाए तो वो चुनाव की बात ही हो रही है। मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल वो पश्चिम बंगाल और असम में थे, उससे पहले तमिलनाडु और केरल में। उन्हें कोई परवाह नहीं कि बिना गैस सिलेंडर के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, लोग मर रहे हैं। शुक्रवार को पंजाब में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे एक व्यक्ति की मौत हो गई और शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक की जान चली गई। इसीलिए कांग्रेस ने लिखा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक हैं, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। यह वीडियो जरा देख लीजिए। इस वीडियो में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ शेयर किया है, इस वीडियो के जरिए जरा देखिए इसे। एलपीजी के लिए लंबी कतार, जानलेवा मोदी सरकार। यूपी के फर्रुखाबाद में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े बुजुर्ग की मौत हो गई। कल पंजाब के बरनाला में भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जो सिलेंडर के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। देश में एलपीजी की किल्लत लोगों की जान ले रही है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है सब ठीक है। ये संवेदनहीनता है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा अफसोस की बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती कि निर्वाचित सरकार की जगह जानलेवा सरकार का तमगा सत्ताधारियों को मिले। जी हां, लेकिन इस समय कांग्रेस का ऐसा कहना गलत भी नहीं है। मोदी भले हजारों लीटर तेल खर्च करके कभी दक्षिण तो कभी पूरब के राज्यों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। कांग्रेस बेवजह अफवाह फैला रही है। कांग्रेस से सावधान रहिए। लेकिन अब लोग असल में मोदी सरकार से सावधान हो रहे हैं, जो बार बार उन्हें लाइन में खड़ा कर रही है। देश में सरकार की गलतियों के कारण बड़े बड़े संकट पेश आ रहे हैं, मगर मोदी सामने आकर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं और न ही संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देने आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने अब मोदी को साइकोलॉजिकली हारा हुआ बता दिया है। यह वीडियो देखिए। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। तो दिल दिमाग से हारे हुए और मुसीबतों को देखकर भागे हुए मोदी देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं। सदियों से जो साख भारत ने कमाई थी वो भी अब खत्म हो गई है। विपक्ष जो बात कह रहा था कि मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए हैं, अब वही बात ईरान सरकार भी कह रही है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने क्या कुछ कहा है, ये देखिए जरा। यहां कह रहे हैं अब्बास अरागची कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात बंद करने के लिए भारत पर दबाव बनाने में कई महीने बिताए। ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से भारत सहित रूसी कच्चे तेल को खरीदने की गुहार लगा रहा है। यूरोप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। बेहद दयनीय स्थिति। तो अरागची के इस बयान में ट्रंप की जो मिट्टी पलीद हुई है, उस बारे में तो अमेरिकी जनता सोचे कि उनके देश को कैसा राष्ट्रपति मिला है। वहीं भारत की जनता को भी सोचना होगा कि ट्रंप के साथ साथ मोदी के लिए भी यह कितनी नकारात्मक टिप्पणी है। और इस पर शर्मिंदा होने की जगह मोदी अब भी ब्लेम गेम में यानी आरोप प्रत्यारोप के खेल में लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि देश को बार बार मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि ईरान किस तरह पूरी दुनिया के पीड़ितों के लिए मिसाल बन चुका है। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी के इस बयान को। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं
मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है, इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। तो नरेंद्र मोदी किस तरह एप्स्टीन फाइल्स से लेकर अदानी केस तक फंसे हुए हैं, ये बात राहुल गांधी ने समझा दी और बता दिया कि मोदी के चुप रहने या अमेरिका के दबाव में आने और नेतन्याहू से दोस्ती दिखाने की असली वजह क्या है। मोदी सत्ता में शायद बैठे ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें दोस्तों की मदद करनी है। बाकी जनता को हर 5 साल में लाइन में खड़े होने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे ऐसा होता ही रहेगा। पिछले अनुभव तो यही बताते हैं। हर 5 साल में नई कतार और नई आपदा। नरेंद्र मोदी के आपदा में अवसर का यही मॉडल अब आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। याद कीजिए कि मोदी के पहले कार्यकाल में 2016 में नोटबंदी अचानक लागू की गई थी, जिसके बाद लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए एटीएम और बैंकों के सामने लाइन में खड़ा कर दिया गया था। पुराने नोट जमा कर 500 और 2000 के नए नोट लेने में कमीशन खोरों को काली कमाई का खूब मौका मिला। फिर आया 2021, तब मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दूसरा कार्यकाल चल रहा था और देश कोविड महामारी की दूसरी लहर झेल रहा था। तब अस्पतालों के सामने जनता खड़ी हो गई, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार भी अवैध दवाओं से मुनाफा कमाने वालों की चांदी हो गई। और अब 2026 यानी मोदी का तीसरा कार्यकाल, जिसमें नरेंद्र मोदी के हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के कारण फिर जनता की जान पर बन आई है। एक तो ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में कम से कम 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे थे जो फंस गए या बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और दूसरी बड़ी चोट भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ी। गैस के दाम तो बढ़े ही, उसके अलावा गैस सिलेंडरों की जो बड़ी किल्लत पैदा हुई, उसकी वजह से गैस एजेंसियों के सामने खाली सिलेंडर लेकर लोगों को फिर लाइन में लगना पड़ा। इसमें अब तक 2 मौतें तो हो चुकी हैं, जबकि लाखों लोगों के जीवन पर नया संकट खड़ा हो गया है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग में मोदी ने ईरान का साथ न देकर कितनी बड़ी गलती की है, यह तो इतिहास में दर्ज हो ही चुका है। मोदी के पास पूरा मौका था कि 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद वो अफसोस जाहिर करते, संवेदना व्यक्त करते, ताकि ट्रंप को सीधा संदेश चला जाता कि उसकी शर्मनाक दादागिरी में भारत पार्टनर नहीं बनेगा। मगर मोदी ने ऐसा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भारत में ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा तो उसे संसद में बोलने से रोका गया। संसद परिसर के बाहर विपक्ष ने सिलेंडरों के कटआउट्स के साथ प्रदर्शन किया तो उस पर भी बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की। प्रधानमंत्री से लेकर पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री तक सब ने कहा कि कोई संकट नहीं है। हालांकि सरकार ने केरोसिन का कोटा बढ़ा दिया ताकि मिट्टी तेल से रसोई में आग जले। वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी की ट्रोल आर्मी बताने लगी कि एलपीजी का कोई संकट है ही नहीं। एक जैसे मैसेज अचानक तैरने लगे कि मैंने सिलेंडर बुक कराया और 2 घंटे में घर आ गया, और सिलेंडर पहुंचाने वाले ने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई परेशानी नहीं है तो लोग क्या तपती धूप में शौकिया लाइनों में खड़े हैं। संजय राउत ने जो कहा है जरा सुन लीजिए। एलपीजी सिलेंडर के लेके सरकार झूठ बोल रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है एलपीजी सिलेंडर की, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी यही बात करते हैं सदन में, लेकिन आप जाकर बाहर देखिए। प्रधानमंत्री जी आप आइए, जो चुनाव प्रचार आपका जो चल रहा है उससे थोड़ा सा आप छुट्टी लीजिए और आप पटना में जाइए, बिहार में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, पश्चिम बंगाल में जाइए, लखनऊ में जाइए और देखिए लोग नोटबंदी के बाद फिर एक बार आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है, क्यू में खड़ा कर दिया है, और आप बोलते हो कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपके घर में ठीक ठाक होगा या आपको इजराइल से या प्रेसिडेंट ट्रंप से एलपीजी आता होगा आपके लोगों को, लेकिन इस देश की जो सामान्य जनता है, इस देश को छोटे छोटे जो
उद्योजक है, होटल रेस्टोरेंट्स वाले हैं या छोटे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्री वाले हैं, वो तो पूरी फैक्ट्रियाँ, पूरी कंपनियाँ बंद पड़ रही है और लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो आपने जो एक संशोधन किया था गटर गैस का, उस बारे में निवेदन करिए कि लोगों ने अगर एलपीजी नहीं मिलती है तो आपके घर के आसपास जो गटर्स है उसके ऊपर सरकार प्लांट खड़ी करेगी और गटर से गैस निकाल कर आपको दे देगी। आपकी योजना है ना। अब मैंने देखा है कि अंबानी साहब ने यूएस में रिफाइनरी डाली है, रिफाइनरी टेक्सास में $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा मैं सुना हूँ। गौतम अडानी जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं विदेश में, तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट गटर गैस में होनी चाहिए। मोदी ने सोचा नहीं होगा कि गटर गैस वाला जुमला कुछ सालों बाद उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। बहरहाल मोदी पर तो इस समय किसी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो नॉन बायोलॉजिकल जो ठहरे, लेकिन हाड़ मांस से बने साधारण लोगों को इस समय यही चिंता सता रही है कि कल उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा और जलेगा भी या नहीं। कई छोटे बड़े होटल, ढाबे इस समय बंद हो गए हैं या फिर लकड़ी और कोयले से चूल्हा जलाने का पुराना तरीका अपना रहे हैं। संजय राउत ने ठीक ही कहा है कि मोदी और उनके लोगों के घरों में तो अमेरिका से सप्लाई हो जाएगी, लेकिन आम आदमी कहां जाएगा। वैसे ईंधन का संकट केवल भारत में ही नहीं है, एशिया, यूरोप और खुद अमेरिका भी इसका शिकार हो रहे हैं। फ्लोरिडा और लुइसियाना जैसे राज्यों में गैस पंपों पर कीमतें अचानक 11 सेंट प्रति गैलन तक बढ़ गई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। फ्रांस और पोलैंड में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां लोग भविष्य की चिंता में घबराकर ईंधन भरवा रहे हैं। जर्मनी में भी तेल की कीमतों में उछाल से आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने बढ़ती ऊर्जा कीमतों को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश में ईंधन राशनिंग लागू कर दी गई है, जहां मोटरसाइकिल के लिए रोजाना 2 लीटर और कारों के लिए 10 लीटर की सीमा तय कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान में ईंधन बचाने के लिए स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं और सरकारी दफ्तर अब सप्ताह में केवल 4 दिन खुल रहे हैं। तकलीफ हर जगह है, लेकिन इन देशों की सरकारें तकलीफ को नकार नहीं रही हैं, बल्कि उसका उपाय ढूंढने में लगी हुई हैं, जिससे जनता में भी संदेश जा रहा है कि हालात सरकार संभाल लेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। यह मोदी सरकार की पुरानी आदत है कि समस्या को मानो ही नहीं तो उसका उपाय भी नहीं ढूंढना पड़ता है। जैसे कोविड को लेकर जब दुनिया भर में चेतावनी जारी हो रही थी तो मोदी सरकार ने उसे नकारते हुए नमस्ते ट्रंप जैसा बड़ा आयोजन किया, और जब महामारी की चपेट में लोग आए तो लॉकडाउन कर आर्थिक महामारी का शिकार लोगों को बना दिया। चीन की घुसपैठ को भी मोदी सरकार ने नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और मोदी अपनी छाती नापते रह गए। ऐसे और न जाने कितने प्रकरण, कितने मामले गिनाए जा सकते हैं जब मोदी ने समस्या को मानने से ही इनकार कर दिया और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। ईरान पर जंग भी ऐसा ही एक उदाहरण है। इस समय मोदी के पास सुनहरा मौका था कि वो इतिहास में अपना नाम शांति के पक्षधर के तौर पर दर्ज करा सकते थे। दुनिया उन्हें विश्वगुरु की तरह ही फिर से देखती, लेकिन मोदी ये मौका चूक गए। और इस पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, तो वो विश्व गुरु नहीं बन पाए। और अगर विश्व गुरु बनते और शांति का संदेश जाता भारत से, जो हमारा संदेश हमेशा रहा है, हमें युद्ध के खिलाफ खड़ा होना था। आज युद्ध की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है, महिलाएं, बच्चे, पूरा तबाह हो गया कुछ हिस्से, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत की अर्थव्यवस्था भी, और जहां आम लोगों का जीवन था, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जुड़ा हुआ था, खाना बनाने से लेके रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कल भी मैंने कहा, आज लापता गैस है। एलपीजी मतलब लापता गैस जो मिल नहीं पा रही है। इससे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हुआ है।
अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की नाकामी पर तंज तो कसा ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी कही है कि हमें युद्ध के खिलाफ खड़े होकर शांति का संदेश देना था। अगर भाजपा सरकार ऐसा सही में करती तो भारत विश्व गुरु कहलाता। आखिर इससे पहले नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए बांग्लादेश बनवाकर यही काम तो किया था। लेकिन मोदी को तो नेहरू की बनाई राह पर चलना ही नहीं है, इसीलिए वो ये मौका चूक गए। पहले इजराइल जाकर नेतन्याहू से गलबहिया कर उन्होंने भारत के पुराने मित्र फिलिस्तीन के जख्मों पर नमक छिड़का, इजरायली संसद में हमास की आलोचना की, लेकिन गजा में मारे गए मासूमों के लिए इजराइल को कुछ नहीं कहा। और अब ईरान के साथ भी यही कर रहे थे। हालांकि यहां ऊर्जा संकट खड़ा हुआ तो मजबूरी में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात कर ली, वो भी जंग छिड़ने के 12 दिनों बाद। और इस देरी ने फिर भारत की ही छवि खराब की। हालांकि ईरानी लीडरशिप और वहां की सरकार जिस तरह अमेरिका के सामने न केवल डटी हुई है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ जनता का हौसला बनाए रखने के लिए सामने आकर ट्रंप और नेतन्याहू को चुनौतियां दे रही हैं, वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। तो 28 फरवरी के बाद से यानी जंग छिड़ने के पहले दिन से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की हार के दावे न किए हों, लेकिन उनका यह दावा रोज गलत साबित हो रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की क्रूर हत्या के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी। अब मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर वहां के बन गए हैं, ईरान के बन गए हैं, और उन्होंने तमाम शहीदों का बदला लेने की चेतावनी अमेरिका को दे दी है। इधर सैयद अब्बास अरागची और अली लारिजानी जैसे नेता जनता के साथ सड़कों पर उतरकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि वो उसे हराकर मानेंगे। अमेरिका की हालत अब ऐसी हो गई है कि ईरान की हार के रोजाना ऐलान के बावजूद न वो हमले रोक पा रहा है और न ही ईरान में अपनी मर्जी की सरकार बना पा रहा है, जबकि ट्रंप का मकसद तो यही था कि ईरान में तख्ता पलट करे। वहीं अमेरिका के सहयोगियों पर ईरान के पलटवार भी थम नहीं रहे हैं। कम लागत में बनी अपनी मिसाइलों को ईरान रोजाना अलग अलग जगहों पर दाग रहा है और उसे रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए अमेरिका को खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप के पास और पीछे पैर खींचने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने दिखा दिया है कि छाती ठोक कर दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जाता है। क्या नरेंद्र मोदी देख रहे हैं इन सब चीजों को, इन तमाम मसलों को और इस जंग को? खैर, शायर जवाद शेख ने ठीक ही फरमाया है कि दुश्मन है और तरह का, जंग और तरह की। दुश्मन है और तरह का, जंग और तरह की, आगे बढ़ो न पीछे हटो, फासला रखो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।